नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके पत्रम पुष्पम हमारा सहयोग करें। कनाडा में G7 होने वाला था, बल्कि हो रहा है कनाडा में G7, और बड़ा हंगामा हुआ साहब कि G7 में इस बार भारत को नहीं बुलाया जा रहा है। भारत को नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि भारत ने कम्युनिकेट कर दिया था कि भाई ये कनाडा फैनाडा में हम नहीं आते। यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से सहयोग दे रखा है खालिस्तानियों को, जो कि भारत के विरुद्ध विश्वमन करते हैं। न केवल विश्वमन करते हैं, भारत के जो एम्बेसी है, भारत की कॉन्सुलेट है, उनको टारगेट करते हैं और सरकार कनाडा की कुछ नहीं करती। तो अब माइक कार्नी जो नए बने हैं प्रधानमंत्री कनाडा के, तो अब उनका टेस्ट हो गया। G7 उनको होस्ट करना था। तो G7 में जो 7 देश हैं वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उनके साथ जो कॉमन बात है वो ये है कि भाई वो न केवल विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अपितु वो सारे के सारे जो हैं वो डेमोक्रेसीज भी हैं। तो उसमें यूएस है, उसमें कनाडा है, उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। अब 2019 के बाद से, जी हाँ, बिगिनिंग 2019 के बाद से हर साल उसमें भारत को स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जाता है, क्योंकि भारत जो है इस समय चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है और उस समय भी 7वें नंबर की इकोनॉमी बन चुकी थी और अब तो धीरे धीरे बढ़ते हुए 3रे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रही है। तो 2019 में भारत को वहाँ पर बुलाना आरंभ कर दिया गया था, क्योंकि भारत भी एक प्रजातंत्र है। अब इस बार चूँकि भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अभी स्केल्ड डाउन हैं, वो एक निचले स्तर पर हैं, तो भारत को नहीं बुलाया जा रहा था। और इसको लेके कांग्रेस वालों ने बड़ा हंगामा मचा दिया कि ये देखो 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 देखो, हमने सबको कहा था कि देखिए मोदी जी के टाइम में भारत अलग थलग पड़ गया है। तो भाई उनको सबको मेरा तो ये कहना था पहले भी और आज भी दोबारा कह रहा हूँ कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अलग थलग ही रहेगा। भारत जो है, जो भारत के साथ में कंपटीशन करते हैं उनके साथ में भारत बराबरी का हिस्सेदार बनेगा, बराबरी का। जैसे आजकल यूरोपियन यूनियन और यूके और बाकी सारे इटली विटली जितने भी हैं सब भारत के साथ FTA करने में लगे हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। उनको भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि माइक कार्नी ने भारत को बुलाया तो नहीं था, लेकिन अंत समय में इनवाइट आ गया। माइक कार्नी ने स्वयं फ़ोन किया मोदी जी को और मोदी जी ने उसको बहुत ही ग्रेशियसली स्वीकार भी कर लिया। तो क्या बात इतनी ही सी थी? नहीं। अब सारे के सारे भेद, सारी की सारी परतें इसके पीछे की खुल रही हैं और जो लोग आलोचना कर रहे थे मोदी जी की, उनकी भी परतें खुल रही हैं। परतें क्या खुल रही हैं? अभी एक देखिए कि जो कैनेडियन स्टेट टीवी है उसकी एक एंकर या उसकी एक स्पोक्स पर्सन, उसका इंटरव्यू आ रहा था और मैं देख रहा था। और कैनेडियन स्टेट टीवी ने भी और कनाडा के जो अन्य लोग हैं उन्होंने सबने ये स्वीकार कर लिया है कि भाई हम तो नहीं बुला रहे थे। हम इसलिए नहीं बुला रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बड़ी जनसंख्या है, बड़ी तो क्या है, मुश्किल से 3% है, हिंदू जो है वहाँ पर सिखों से बहुत ज़्यादा है। खालिस्तानियों में भी, वैसे खालिस्तानियों में भी विभाजन है और खालिस्तानी जो है वो वहाँ के जो सिखों के मुश्किल से 20% है, क्योंकि अंततः जो यहाँ से गए हुए सारे के सारे सिख हैं उनकी जड़ें भारत में हैं और वो भारत को ही अपना देश मानते हैं। लेकिन ये जो खालिस्तानियों का जो एक प्रकार का वहाँ बन गया है इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें गुंडे बदमाशों का वर्चस्व है। और उन गुंडे बदमाशों के चक्कर में जो भले लोग हैं वो भी आगे नहीं आते हैं और वो अपने खालिस्तानियों से बच के चलते हैं, उनके सामने नहीं पड़ते हैं। तो ये खालिस्तानियों ने वहाँ पे अपना वर्चस्व बना रखा था। लेकिन साहब बाकी जो 6, एक तो कनाडा हो गया जो कि होस्ट है, लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है और
भारत की आवश्यकता है तो मोदी की आवश्यकता है। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7 पूरी तरह से फेलियर रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमको सबको भारत के साथ में आर्थिक समझौते करने हैं, आर्थिक वार्ताएं करनी है, आर्थिक वार्ता के अतिरिक्त सामरिक वार्ताएं भी करनी है। सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक, यानी कि लोगों को भारत के साथ में मिलिट्री अलायंस भी बनाने का शौक़ है इस समय। बहुत से तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि भारत से हमको अब आयुध यानी कि आर्मामेंट्स भी खरीदने पड़ सकते हैं। भारत के साथ फार्मा और अब जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री वो भारत की वो इतनी अधिक प्रोग्रेस कर चुकी है, भारत के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। और दूसरे यदि हमको चीन के साथ में मुकाबला करना है तो बिना भारत के ये हो कैसे सकता है। G7 में हम डिस्कस क्या करेंगे? G7 में हम आर्थिक विकास, आर्थिक प्रोग्रेस, विश्व की आर्थिक प्रोग्रेस, ये सब हम डिस्कस करते हैं। और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है उसको हम बुलाएंगे नहीं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको G7 से एक्सपैंड करके G8 कर दो। आखिरकार एशिया से जापान तो है ही ना। बाकी जो पुराने वाले हैं आपके इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूके, ये तो पुराने चले आ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही इनका एक विशेष दर्जा हो गया था, जिसके कारण इनकी एक हैसियत है और ये चले आ रहे हैं। जर्मनी वैसे भी तीसरे नंबर की इकॉनमी है नॉमिनल पीपीपी से, नॉमिनल जीडीपी से। लेकिन पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी वाली जो जीडीपी है उसमें भारत नंबर 3 पर है। और उसके हिसाब से यदि निकालते हैं तो भारत की जो परचेजिंग पावर पैरिटी वाली जो इकोनॉमी से भारत तीसरे नंबर पे आता है, चाइना 1 नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे यूएस आता है। अब चाइना के बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेट करता है। अधिकतर लोग ये मानने को तैयार नहीं कि इसकी 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लोगों का ये कहना है कि भाई इसकी अधिक से अधिक 8-10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर बेस्ड था तो इसने अपने जो इंटरनल जो इसकी इकोनॉमी है उसको छुपा के और एक्सपोर्ट के फिगर्स के आधार पर इसने पूरा का पूरा एक इन्फ्लेटेड पिक्चर बना दी है। वस्तुतः तो इसकी जो जनसंख्या है वो भी घट चुकी है। कई लोग तो कह रहे हैं कि साहब कि कई 10-15 मिलियन डेथ्स हुई हैं कोविड में चाइना में। लेकिन चूँकि चाइना में सेंसरशिप है, चाइना से कोई खबर बाहर नहीं आती, चाइना में यूट्यूब नहीं चलती, चाइना में X/ट्विटर नहीं चलता, चाइना में और भी कोई पश्चिमी देशों का कोई भी जो और इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं चलता। चाइना ने सब कुछ अपना ही बना रखा है, तो वहाँ से खबर भी नहीं आती। तो G7 को मुकाबला करना है चाइना से और भारत को बुलाएंगे नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता था? तो अब भारत को बुलाना पड़ रहा है। कनाडा को एक तरह से मजबूरी में बुलाना पड़ रहा है। वैसे माइक कार्नी जो है वो समझदार व्यक्ति है, थोड़ा मतलब ट्रूडो से और जो वो पियर पोलिएवर था इनसे दोनों से तो समझदार ही लगता है, क्योंकि इसने एक भी खालिस्तानी अपने कैबिनेट में नहीं रखा। तो जब एक भी खालिस्तानी अपनी कैबिनेट में नहीं रखा और वो जो पुराना आपका जो जगमीत सिंह हुआ करता था आपके एनडीपी वाला, जो पूरी की तरह से ग्रिप में रखता था लिबरल पार्टी को और ट्रूडो को, वो जीत के आ नहीं पाया इस बार। खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी हार गया। और जो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे थे ऑपोजिशन के, जो कंजर्वेटिव ऑपोजिशन के लीडर थे पियर पोलिएव, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। बता रहे हैं कि कम से कम 13 या 14 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर पीटर पोलिएव की कंजर्वेटिव पार्टी हिंदू वोट्स के कारण हारी है। पहली बार हिंदू वोट्स ने अपनी शक्ति दिखाई है। यद्यपि हिंदू अभी भी कनाडा में पूरी तरह से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं जितना कि उनको लेना चाहिए। और ये जो भारतीय डायस्पोरा है, जो भारतीय वंश के लोग हैं और जो विदेशों में रहते हैं, उनको ये सीखना पड़ेगा कि भाई वो पूरी तरह से एक होके भारतवंशियों के एक आइडेंटिटी लेके और जहाँ भी हैं वहाँ की राजनीति में वो भाग लें, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो ब्रिटेन हो
चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। अब हालात ये हैं कि सारे के सारे खालिस्तानी जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो इस पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, मोदी जी यहाँ आएंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और कनाडा वाले कह रहे हैं कि अगर तुमने ज़्यादा प्रोटेस्ट किया तो हम तुम्हारा वही हाल करेंगे जो वो ट्रकर्स की स्ट्राइक हुई थी उसमें हुआ था। तो यानी अब बहुत मज़ा आने वाला है कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले जो खालिस्तानी आएंगे इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये आगे देखने का एक बड़ा ही रोचक पहलू रहेगा। लोग कहते हैं कि भाई टोरंटो का जो ब्रैम्पटन है वो ईस्ट खालिस्तान है और वैंकूवर का जो सरे है वो वेस्ट खालिस्तान है। लेकिन ये जो G7 की जो मीटिंग होगी उसमें ये निश्चित रूप से रुचिकर होगा देखना कि भाई ये खालिस्तानियों को डील कैसे करता है कनाडा। बुलाना तो पड़ गया और प्रेशर में अगर बुलाया है तो भाई वो प्रेशर तो बना रहेगा कि भाई किसी भी तरह से कोई ऐसी वैसी घटना ना हो जाए। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा ही रोचक मंजर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।